हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आगामी मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022 और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की हमारी जो तैयारी चल रही थी उसमें हमने एमपी का पोर्शन उठाया था और मध्य प्रदेश की वन संपदा तक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु जो है इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगातार इससे प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में बन रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश एडीपीयू एग्जाम संपन्न हुआ, उस पेपर में भी 2 प्रश्न जो हैं मध्य प्रदेश की जलवायु से वो जो आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हम जलवायु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलवायु क्या है, तो जलवायु और मौसम को किस तरीके से भिन्न कर सकते हैं। तो जलवायु क्या है, जलवायु के जो हम तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका हो गया, सबसे पहले आप ले लीजिए तापमान। तापमान फिर हो जाएगा आपका वर्षा, तापमान वर्षा। इसके बाद आप ले लीजिए आर्द्रता, आर्द्रता, वायुदाब, वायुदाब और वायु तीव्रता। वायु तीव्रता ये सभी जो होते हैं तापमान जलवायु मापने के जो कारक होते हैं। तो किसी स्थान विशेष में इन सभी कारकों का दीर्घकालीन जो औसत है वो जलवायु कहलाता है। अर्थात किसी स्थान विशेष में मौसम संबंधी जो स्थितियां हैं उसकी दीर्घकालीन स्थिति जो है वो जलवायु कहलाती है। जबकि अल्पकालीन स्थिति को कि आज का मौसम कैसा रहेगा, हम क्या कहते हैं, मौसम। सब कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हैं, मौसम। तो आज तापमान कैसा रहेगा, आज वर्षा होने के आसार हैं कि नहीं हैं, और आज जो है वायु की तीव्रता क्या रहेगी, ये सब जो अल्पकालीन जो दशा है वो मौसम कहलाती है। जबकि दीर्घकालीन दशा इन्हीं सभी कारकों की वो है जलवायु कहलाती हैं। तो मध्य प्रदेश को किस जलवायु में रखा जाता है, तो जो पूर्व संपूर्ण भारत की जलवायु है वही मध्य प्रदेश की जलवायु है। हम मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 चीज़ें मैं स्पष्ट करूंगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में रखते हैं। तो मध्य प्रदेश की औसत जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यही भारत की भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हम जानते, अगर इसको डिटेल में आ जाए, मध्य प्रदेश में हम जानते हैं जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से जो है आपका वो गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो आपका भूमध्य रेखा से जो कर्क रेखा तक का जो पार्ट है वो किस कटिबंध में आता है, कर्क रेखा से लेकर के जो आपका मकर रेखा है, तो बीच में क्या आ जाएगी आपकी, बीच में आ जाएगी भूमध्य रेखा। ओके, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा का जो आपका जो पार्ट बनता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ओके, और इसके बाद आप अगर जाएंगे तो कर्क रेखा से ऊपर आपका 66.5 डिग्री जो है वो आपका जो है समशीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में विभाजित होता है। समशीतोष्ण और शीतोष्ण, एक बताना हो तो शीतोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण में जो है आपका वो आपका मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ जो है जो अक्षांश रहेगा वो भी आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अब एक प्रश्न आपका जो है 2020 मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में यही से बन गया था, एनालिटिकल क्वेश्चन था, उसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, बताना था कौन कौन से सही हैं। उसमें ये आया था कि ग्वालियर से जो संबंधित क्षेत्र है वो सब शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो अब आपने देख लिया कर्क रेखा से ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, अब हम सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनका जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार का है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के जलवायु के वर्गीकरण को हम कई प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक औसत आधार पर, जो आपको आगे कई चीज़ें बताने में जो है जो आपको एक बेसिक जो खाका खींचने में वो आपको मददगार होगा। तो मध्य प्रदेश का पहला मध्य भारत का क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का क्षेत्र। उसके बाद हम ले लेते हैं आपका नर्मदा घाटी, या फिर उसको हम यहाँ पर जो व्याख्या करेंगे उसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश का मध्य भाग। और फिर यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र, इसको एक स्थान पर ही रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है अभी देखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका दक्षिण मध्य प्रदेश, इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। तो मध्य भारत का पठार, यहाँ पर जलवायु कैसी होती है,
आप एक चीज समझिएगा कि भारत में जो ठंड है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो है वो बढ़ती जाती है। तो शीत ऋतु जो है वो ठंड जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ती जाएगी। इसके पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला आ जाएगा समुद्र से दूरी। ये एक बहुत बड़ा कारक है। समुद्र से दूरी अभी सभी समझेंगे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी। दूसरा कर्क रेखा, ओके, कर्क रेखा। तीसरा पठारी स्थिति। अब समुद्र से दूरी, कर्क रेखा, पठारी स्थिति, ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसको भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद आ जाएगा पर्वतों की स्थिति। ओके, पर्वतों की स्थिति, पर्वतीय स्थिति, पर्वतीय स्थिति, ओके, पर्वतीय स्थिति और भू आवेष्टन, भू आवेष्टन, ये सब चीजें जो हैं वो मध्य प्रदेश की जलवायु को जो है प्रभावित करती हैं। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी किस प्रकार प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी के कारण मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समुद्र से दूरी के कारण क्या होता है, मध्य प्रदेश में तापांतर अधिक होता है, अर्थात ठंड में ठंडी अधिक होती है और जो गर्म है गर्मी में गर्मी अधिक होती है। जबकि समुद्री जो इलाके हैं वहाँ पर तापांतर जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। इसके बाद आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा चूंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा पर 21 जून को जो है आपका सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस कारण मध्य प्रदेश जो है वो अधिकतम उष्णता इस समय प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा गर्म जलवायु जो है वो गर्म होती है। पठारी स्थिति, पठारी स्थिति के कारण जहां बहुत अधिक गर्मी होती है, कुछ पठारी स्थिति के कारण कुछ सम जलवायु जो बनाने में पठार जो है वो मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं पर्वतीय स्थिति। पर्वतीय स्थिति जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा को प्रभावित करती है, जो हम अभी आगे जाकर के देखेंगे। और भू आवेष्टन, भू आवेष्टन हम जानते हैं मध्य प्रदेश चारों तरफ से जो घिरा हुआ है राज्यों से या भूमि क्षेत्र से, तो उस कारण जो जलवायु प्रभावित होती है तो उसको हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखने वाले हैं। हमने ये समझ लिया कि जलवायु क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण, तो पहला हम एक औसत आधार पर जो वर्गीकरण है वो देखते हैं कि सब जो स्थिति है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पहले हम आते हैं उत्तर का मैदान, जो मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। अब मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडक बढ़ती जाती है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर अधिक ठंड और अधिक गर्मी पड़ती है। अधिक ठंड और अधिक गर्मी, ओके, अधिक ठंड अधिक गर्मी कहाँ पर, उत्तर भारत के मैदान में, जो मध्य भारत के पठार का मुख्य रूप से हिस्सा है। फिर हम आते हैं सतपुड़ा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। सतपुड़ा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ आ जाएगा। तो सतपुड़ा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, साधारण गर्मी और साधारण ठंड, कुछ अधिक मात्रा में ठंड, लेकिन हम उसको यही व्यक्त करेंगे साधारण गर्मी, ओके, साधारण गर्मी और साधारण से थोड़ा अधिक ठंड कह सकते हो आप, तो साधारण ठंड। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश का मध्य भाग, ओके, जिसमें मालवा का पठार और थोड़ा आगे तक हम जाएं तो मध्य प्रदेश का मध्य भाग। यहाँ पर आप देखें तो एक प्रकार से समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण। यहाँ पर जो है आपका साधारण गर्मी होती है, ओके, साधारण गर्मी, बहुत अधिक गर्मी नहीं जाती है, और साधारण जो है वो आपका ठंड होती है, साधारण ठंड, साधारण गर्मी और साधारण ठंड। अब आ जाते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार पर। तो यहाँ पर जो आपका रहता है ग्रीष्म ऋतु में आपका जो रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में साधारण कैसे अधिक, साधारण से अधिक, मतलब बहुत अधिक नहीं, साधारण से अधिक गर्मी, जिसको हम साधारण गर्मी में व्यक्त कर सकते हैं, और अधिक ठंड जो होती है आपकी वो पड़ती है, अधिक ठंड। ओके, तो ये हो गया एक औसत जो व्यू है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का जो है वो आपका जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। उत्तर भारत का मैदान जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड तक विस्तृत है, जाकर यहाँ पर अधिक ठंड अधिक गर्मी। तो सर्वाधिक तापांतर उत्तरी मध्य प्रदेश में ही मिलता है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ पर मिलेगा, सर्वाधिक तापांतर मिलेगा आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में। ओके, इसके बाद आ जाता है मालवा का पठार और ये हिस्सा साधारण गर्मी साधारण ठंड।
विंध्य सतपुड़ा श्रृंखला साधारण गर्मी साधारण ठंड, विंध्य और बुंदेलखंड और बघेलखंड साधारण गर्मी अधिक ठंड। तो ये जो है आपका जो मध्य प्रदेश का औसत हो गया। अब कोपेन ने मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया है। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन ने कितने भागों में विभाजित किया है मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों को? तो कोपेन ने 3 भागों में विभाजित किया है मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों को। सबसे पहले आता है आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, पहला क्या आ जाएगा? आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ये कहाँ पर पड़ेगी? ये आपकी जो मुख्य रूप से यहाँ पर आ जाएगी बालाघाट का उत्तरी क्षेत्र, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सतना और सीधी सिंगरौली के क्षेत्रों में। तो ये जो कोपेन का वर्गीकरण, आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, कहाँ? जबलपुर, नरसिंहपुर, सिंगरौली, सीधी, कटनी, सतना, दमोह, यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम आप ध्यान दीजिएगा, CSA। यहाँ पर प्रत्येक लेटर का एक अर्थ है, लेकिन अभी वो बहुत डिटेल हो जाएगा, हमको प्री के लिए इतना अभी नहीं जाना है। दूसरा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये कहाँ पर आती है? तो ये मुख्य रूप से आ जाती है आपके मालवा के पठार में। कहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स? इसका जो कोड है वो है AW, मालवा के पठार के क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो इस पर जो आएगा आपका वो कौन कौन से जाएंगे? इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, रतलाम और आपका जो है ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्षेत्र उन्होंने बांटा वो है आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु जो है, शुष्क क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का शुष्क क्षेत्र है। तो आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु, तो ये कहाँ पर आ जाएगी? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर आ जाएगी आपकी आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर, गुना, फिर यहाँ पर मंदसौर, रतलाम का कुछ क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो हैं वो आपके आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु में आ जाएंगे। इसका कोड जो है वो आज आपका जाएगा BSH। ओके, BSH। बाद आता है मध्य प्रदेश में ऋतुएं। तो एक बेसिक जो हमारा जो ऋतुओं का है वो ये है कि भाई आपका 15 जून से जो आपका स्टार्ट होता है 15 सितंबर तक, वो क्या होता है? आपका वर्षा ऋतु का मौसम होता है। फिर 15 सितंबर से जो आपका स्टार्ट होता है तो अगले 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, तो आपका ये चला जाता है 15 फरवरी तक आपका क्या चला जाएगा? जो शीत ऋतु चली जाती है। फिर 15 फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है ग्रीष्म ऋतु जाती। तो 3 ऋतु हैं, लेकिन इन्हीं को हम आगे वर्गीकृत कर दें तो इनको आगे अगर आप वर्गीकृत करोगे तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से जो है आपका ऋतुओं का जो है आप एक चार्ट बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले आइए मार्च अप्रैल। ओके, मार्च अप्रैल, हम जानते हैं मार्च अप्रैल खुशनुमा मौसम। ओके, मार्च अप्रैल को क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु। ओके, बसंत ऋतु। उसके बाद आ जाता है मई जून। मई जून हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु। ओके, ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद आ जाते हैं हम तो जुलाई अगस्त। जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त को आप क्या कहोगे? जुलाई अगस्त हो जाती है वर्षा ऋतु। ओके, वर्षा ऋतु। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं जुलाई अगस्त के बाद आगे तो सितंबर अक्टूबर। सितंबर और आपका अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। ओके, तो ये आपका हल्की हल्की ठंडक स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में। तो ये आ जाएगी शरद ऋतु। शरद ऋतु। उसके बाद आ जाते हैं नवंबर दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर को कहा जाता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। और फिर आ जाते हैं जनवरी और फरवरी। तो ये आपकी आ जाती है शीत
ऋतु, इसी को आगे आपने वर्गीकृत कर दिया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है वो ऋतुओं का वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके डाटा हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसको हम डिटेल करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है हमने देखा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान जो है वो कितना होता है? तो मध्य प्रदेश में औसत तापमान है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान कितना है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि गर्मियों का औसत तापमान कितना है? तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मियों का औसत तापमान जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक गर्म स्थान आए तो वो गंज बासौदा है। 1995 में यहाँ पर सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था, 1995 में। लेकिन यदि आपको इसके साथ ध्यान दीजिएगा कैसे प्रश्न सॉल्व करना है, खजुराहो भी आए तो खजुराहो को आपको टिक करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो बदल चुका है और अब यहाँ पर 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री 49.2 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको जिस प्रकार से प्रश्न है वो सॉल्व करिए। यदि दोनों ऑप्शन मौजूद रहे तो खजुराहो को आप टिक करिएगा। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? खजुराहो या फिर गंज बासौदा। दोनों कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान है शिवपुरी। ओके, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ भी आप दो आंकड़े देख लीजिए, 1026.40 मिलीमीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर में आ जाए तो 1026.40 मिलीमीटर आपको लगाना है। और यदि आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा है। और वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश, चूंकि भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, सब जगह असमान है, जिसको हम अभी आगे समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट। और मध्य प्रदेश का सबसे शुष्क जिला, मतलब सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला, ये अभी MPADPO में पूछा गया है, जो जस्ट अभी 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क जिला है कौन सा? भिंड। भिंड में एक स्थान है गोहद। गोहद में 55 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा? भिंड। ये आपका MPADPO 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ओके, तो ये आप लोग जो है बेसिक डाटा याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस महीने में पड़ती है? तो न्यूनतम तापमान जो मध्य प्रदेश में होता है वो होता है जनवरी माह में। कौन से माह में होता है? जनवरी माह में। अधिकतम तापमान मध्य प्रदेश में किस महीने में होता है? तो अधिकतम तापमान मध्य प्रदेश में होता है आपका मई महीने में। ध्यान दीजिएगा कि मार्च से जून तक उत्तर भारत में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तापमान बढ़ता है। यदि आप साउथ इंडिया देखेंगे तो वहाँ मार्च में सर्वाधिक तापमान होता है। फिर दक्कन के पठार में अप्रैल में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। मध्य प्रदेश में मई में सर्वाधिक तापमान होता है और उत्तर भारत के मैदान में जून में सर्वाधिक तापमान होता है। और ये तापमान इतना अधिक हो जाता है कि हिंद महासागरीय अपने जो है भारत की ओर चलने लगती हैं, जिससे कि मानसून का जन्म होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आ रहे थे कि अधिकतम तापमान कब होता है? मई में। अधिकतम तापांतर, अभी हमने देखा अधिकतम तापांतर का क्षेत्र, अधिकतम तापांतर कहाँ होता है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। लेकिन अधिकतम तापांतर कौन से महीने में होता है? तो अधिकतम तापांतर होता है आपका मार्च में। किस महीने में होता है अधिकतम तापांतर? मार्च के महीने में होता है अधिकतम तापांतर। मध्य प्रदेश में जो है आपका द्वितीय गर्मी, ये तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही सही है, सितंबर अक्टूबर को जो है वो द्वितीय गर्मी का मौसम कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर, इसी को अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर हीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये डाटास पर आप जो है वो ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में ऋतु वैद्यशाला कहाँ पर स्थित है? ऋतु वैद्यशाला मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना जो सेंटर है उसी के पास मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर ऋतु वैद्यशाला जो है वो आपकी स्थित है।
तो अब मध्य प्रदेश में ऋतुओं के नाम, चलिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं जो मध्य प्रदेश में ऋतुओं में क्या स्थिति होती है ग्रीष्म ऋतु में, और फिर वर्षा ऋतु का आगमन कैसे होता है, और शीत ऋतु में। तो यहाँ से हम जो है ऋतु संबंधी पूरा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको हम देखेंगे, समझेंगे। ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है ना। ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। इसको हमने मान लिया सूर्य, ओके। और यहाँ पर फिर ये वर्ष के आधे वर्ष में ये स्थिति जो है आपकी इस तरह से हो जाएगी। ये हो गया इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, और पृथ्वी जो है वो एक वर्ष में सूर्य की परिभ्रमण करती है, तो क्या होता है आधा वर्ष जो होती है वो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और आधे वर्ष जो होती है सूर्य की किरणें वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर आपकी लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से लेकर के जो आपका क्या होती हैं कर्क रेखा की ओर लंबवत पड़ना प्रारंभ होती हैं, तो इसको सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है, उत्तरायण होना। और जब सूर्य की किरणें आपकी भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ना प्रारंभ होती हैं, तो इसे दक्षिणायन की स्थिति कहा जाता है। सूर्य की किरणें जब दक्षिण की ओर जाती हैं तो जाहिर बात है हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, तो सूर्य की किरणें लंबवत दक्षिण में होना प्रारंभ होती हैं, तो हमारे यहाँ शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। लेकिन वहीं जब सूर्य की किरणें सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना प्रारंभ होती हैं, तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो मूल रूप से है वो ऋतुओं के परिवर्तन का जो आपका कारक है। अब उत्तरायण की स्थिति कब होती है, तो 22 दिसंबर जो है वो सबसे ठंडा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर, ठीक है ना, 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन माना जाता है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता, ये उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन है। इसके बाद जो सूर्य है वो क्या होता है उत्तरायण होना प्रारंभ होता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत होती भूमध्य रेखा पर, और 22 मार्च के आसपास, और 22 मार्च से 21 जून तक जो होता है सूर्य वो कहाँ पर जाने लगता है कर्क रेखा तक। कर्क रेखा जो अधिकतम इसकी सीमा है जहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, उसके बाद स्थिति परिवर्तित हो जाती है, सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। तो 22 दिसंबर के बाद से जो धीरे धीरे जो होता है सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाती है। और आपका 23 मार्च को सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। 23 मार्च के बाद हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु बढ़ने लगती है। अभी मैंने आपको बताया था मार्च में दक्षिण भारत सबसे गर्म होता है, अप्रैल में दक्कन का पठार, मई में मध्य प्रदेश और आसपास का क्षेत्र, और जून में उत्तरी भारत का जो मैदान है वहां पर गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है सूर्य के उत्तरायण होने के कारण। तो यही स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो होता है मई का महीना हम पहले ही देख चुके हैं सर्वाधिक गर्म होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है यूनाला भी कहा जाता है। एक औसत रूप से देखें तो मार्च से जो आपका जून का महीना है वो ग्रीष्म ऋतु का जो है मध्य प्रदेश में समय होता है। सूर्य के जो अभी मैंने आपको बताया उत्तरायण होने के साथ साथ ही मध्य प्रदेश का तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगता है। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं जो खजुराहो है वहाँ का तापमान सर्वाधिक अंकित किया गया है, और खजुराहो का तापमान 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जा चुका है। ये ना पूछे तो आपका गंजबा सौदा। ओके, तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। मध्य प्रदेश का तापमान जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र जो है वो उत्तरी मध्य प्रदेश है। हम देख चुके हैं, अगर क्षेत्र के रूप में पूछे तो उत्तरी मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। ये सर्वाधिक गर्म भी होता है, ये सर्वाधिक ठंडा भी होता है, और यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर भी पाया जाता है। मालवा का क्षेत्र अपेक्षाकृत समशीतोष्ण है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में हम जानते हैं अधिक गर्मी और अधिक ठंड रहती है, लेकिन गर्मी फिर भी आप साधारण मान सकते हैं। और दक्षिण भारत विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी में साधारण गर्मी और साधारण ठंड जो है आपकी वो जो पड़ती है। अब गर्मियों के महीने में मई के महीने में चूंकि वातावरण से आर्द्रता का लोप हो जाता है, आर्द्रता बहुत ही कम हो जाती है और अत्यधिक गर्म पवनें चलती हैं। तो अत्यधिक गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, और ऐसी पवनें जिनके संपर्क में आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग होने की संभावना रहती है। तो
या सीधी सी बात कहें, ऐसी पवनें जिनके संपर्क में आने से हमें जो शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है और हमको बुखार आ जाती है, उनको लू कहा जाता है। तो अत्यधिक गर्म शुष्क पवनें जो हैं वो चलती हैं, और इनके चलने का मुख्य महीना होता है मई का महीना, क्योंकि यही अत्यधिक गर्म और शुष्क भी होता है। जून के महीने में ताप जो है आर्द्रता वो जो आपकी बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को हम क्या कहते हैं, आपको मैंने बता दिया कि यूनाला भी कहा जाता है। अब यहीं से आप देखिए वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का तापमान सने सने बढ़ रहा है। अप्रैल से ज्यादा बढ़ गया मई से ज्यादा बढ़ गया जून। तापमान बढ़ने के साथ साथ तापमान का स्थानांतरण भी हो रहा है अधिकतम तापमान के क्षेत्र का। जो अप्रैल में था वो दक्षिण भारत का तापमान, दक्षिणी मध्य प्रदेश का तापमान सर्वाधिक था। मई में जो था वो मध्य प्रदेश का तापमान सर्वाधिक था। और जून में अरावली पर्वत और आपके थार रेगिस्तान से लेकर के ये पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक तापमान हो जाता है, अत्यधिक तापमान हो जाता है। अब आप एक चीज समझिएगा कि तापमान और वायुदाब, तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध होता है? विलोम संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तापमान जितना अधिक होगा वायुदाब उतना ही कम होता जाएगा। तो तापमान के निरंतर बढ़ते रहने के कारण जून महीने में उत्तर भारत के मैदान में बहुत ही निम्न वायुदाब का या प्रबल निम्न वायुदाब का जो है वो क्षेत्र निर्मित हो जाता है। अब निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो गया, मतलब यहाँ पर वायु है ही नहीं। आप अगर एक बैलून में क्या भरते हैं, हवा, और उसको फोड़ते हैं तो हवा चारों ओर चली जाती है, क्योंकि जिसके पास कुछ है वही कुछ दे सकता है। तो यहाँ पर तो वायु है नहीं, तो जहाँ वायु है वहाँ से वायु कहाँ चलने लगेंगी? निम्न दाब की ओर। तो ये इतना अधिक निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है कि जो आपकी ये हो गई भारत की स्थिति, और ये हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति, यहाँ हिंद महासागर कि यहाँ पर इतना अधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है कि हिंद महासागरीय पवनें जो हैं वो भारत की ओर चलने लगती हैं इस खाली जगह को भरने के लिए। तो यही क्या होता है? मानसून का आगमन होता है। और मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस ने। उन्होंने ही ये ज्ञात किया था कि इस दौरान जो होती है पवनें जो हिंद महासागर से भारत की ओर चलती हैं, तो इसने भारत तक आने की जो यात्रा है उसको भी आसान बनाया। तो इस प्रकार से मध्य भारत में जो होता है वो आगमन होता है किसका? आपका मानसून का। 1 जून को दक्षिण भारत को मानसून टच करता है। लेकिन यहाँ पर टच, इसको हम डिटेल में भारत के मानसून में समझेंगे। अभी समझ लीजिए कि यहाँ पर मानसून आने के बाद इसकी 2 शाखाएं हो जाती, पर्वतीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर इसको 2 शाखाओं में, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभक्त कर देता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार से टकराकर फिर उत्तर पूर्वी भारत और फिर इस तरीके से उत्तर भारत की ओर बढ़ती है, जबकि ये वाली शाखा अरब सागर की शाखा इस तरीके से बढ़ती है। कुछ यहाँ की पवनें अंदर की ओर भी जो ऊपरी पवनें हैं वो आ जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्षा किससे होती है? अरब सागर की शाखा से होती है या बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है? तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो दोनों ही शाखाओं से होती है, और उसका अंतर जो है वो अलग अलग है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से किससे होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। ओके। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो आपकी किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। वो स्थान कौन सा है जहां पर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो बघेलखंड और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहां पर कुछ अरब सागर की पवनें और बंगाल की खाड़ी की पवनें दोनों आपस में टकराती हैं। तो इन दोनों के टकराने से मुख्य रूप से बघेलखंड, अगर एक बताना हो तो बघेलखंड में दोनों ही पवनों के टकराने से वर्षा जो है आपकी होती है। तो ये हो गया। अब मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। क्या कहा जाता है? चौमासा। ओके। ग्रीष्म ऋतु को क्या कह रहे थे? यूनाला। वर्षा ऋतु को क्या कह रहे हैं? चौमासा। तो मध्य प्रदेश में तो किस प्रकार से वर्षा होती है ये हमने देख लिया कि मानसून मध्य प्रदेश को किस प्रकार से मानसून का मध्य प्रदेश में आगमन होता है। अब मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति क्या होती है हम इसको आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति, ये एनालिटिकल वे में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए किस तरीके से है। और 2020 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश में वर्षा जो है वो दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर क्रमशः कम होती जाती है।
तो मतलब हम यदि दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा जो है निरंतर कम होती जाती है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसून की अरब सागर की शाखा से होती है। अरब सागर की शाखा, ओके, अरब सागर की शाखा, ये लगभग 2/3 वर्षा जो उससे होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। मध्य प्रदेश में किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जहां पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में वर्षा करती है, वहीं अरब सागर की शाखा जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा करती है। कारण क्या है? अरब सागर की जो शाखा है वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट जो कि पर्वत हैं उनके पश्चिमी किनारों से होती हुई जाती है, तो उनकी जो मानसूनी पवनें हैं वो मध्य प्रदेश तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कुछ पवनें जो ऊपरी पवनें होती हैं वो, और कुछ पवनें जो होती हैं ताप्ती और नर्मदा घाटी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा करती हैं। तो इनसे ज़्यादा बारिश हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ज़्यादा वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मैंने आपको बता दिया, बालाघाट है। ओके, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा तो 1026.4 मिलीमीटर या आपको 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में जो है आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे कम वर्षा वाला जो शुष्क क्षेत्र है वो आपका आ जाता है भिंड आ जाता है। भिंड के गोहद में सिर्फ 55 सेंटीमीटर जो है वो बारिश होती है। ओके, अब मध्य प्रदेश में इस तरीके से वर्षा की मात्रा जो है वो निरंतर कम होती जाती है। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, ये दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बालाघाट, छिंदवाड़ा और जो आपका अनूपपुर का जो क्षेत्र है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर का जो क्षेत्र है, ये लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष प्राप्त करते हैं। ओके, उसी के बाद अगर हम बघेलखंड और कुछ उत्तरी भाग को देखें तो ये जो है ये लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। लेकिन वहीं यदि हम उत्तरी मध्य प्रदेश मतलब बुंदेलखंड से हम स्टार्ट करें, बुंदेलखंड से लेकर के मध्य भारत का जो आपका पठार है, ये पूरा अगर आप क्षेत्र देखो तो ये शुष्क क्षेत्र है और यहाँ 55 सेंटीमीटर जो है वर्षा प्राप्त होती है। आते हैं मालवा का पठार और ये आपका नर्मदा घाटी का क्षेत्र, यहाँ पर आपका 75 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा प्राप्त होती है। फिर आते हैं विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र। हम जानते हैं यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा के जो है वो पर्वत हैं, तो यहाँ पर जो पर्वतीय स्थिति होने के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी यहीं पर स्थित है। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा कहाँ होती है? तो बघेलखंड और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में, मुख्य रूप से एक पूछे तो बघेलखंड के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा के पठार से लेकर के जो आपका ये जो क्षेत्र है आपका, जिसमें इंदौर के बाद आपका झाबुआ, रतलाम, मंदसौर ये सब आता है, ये और यहाँ पर भिंड, मुरैना, ये सब अर्ध शुष्क या स्टेपी क्षेत्र में आपका आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा प्रति वर्ष जो है वो आकलित की गई है। मध्य प्रदेश में ऋतु वैद्यशाला कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर ऋतु वैद्यशाला जो है वो आपकी इंदौर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु के साथ साथ जो है टेम्परेचर वो कम होने लगता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि लौटता मानसून, अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में कहीं लौटते मानसून से वर्षा होती है, तो लौटते मानसून से छिटपुट वर्षा होती है वो आपकी होती है रीवा और
पन्ना के पठार में। लौटते मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? रीवा पन्ना के पठार में। लौटते मानसून की ऋतु क्या है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर जो मानी जाती है वो लौटते मानसून की ऋतु मानी जाती है। लौटता मानसून है क्या? ये हम जब भारत की जलवायु देखेंगे वहाँ पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? जो सितंबर में आपकी जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो जाती है, बादल छट जाते हैं और पुनः जो है मौसम साफ होता है, धूप खिलती है, तो उमस का मौसम बहुत हो जाता है। तो सितंबर अक्टूबर को द्वितीय गर्मी की ऋतु भी कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर को द्वितीय गर्मी की ऋतु भी कहा जाता है। और ये भी आपका पूछा गया है MPADPO 22 के एग्जाम में कि द्वितीय गर्मी की ऋतु कौन सी कही जाती है? तो सितंबर अक्टूबर द्वितीय गर्मी की ऋतु कही जाती है। अक्टूबर के पश्चात तापमान और अधिक गिरने लगता है फ्रेंड्स, और जो है मौसम में ठंडक आने लगती है। तो शीत ऋतु का आगमन होता है नवंबर से, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो शीत ऋतु के महीने होते हैं। जनवरी में मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो होता है वो अंकित किया जाता है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो कहाँ पर अंकित किया गया है? शिवपुरी में। शिवपुरी में मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान जो है वो अंकित किया गया है। और मध्य प्रदेश का अब जो ये उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक सर्वाधिक ठंडक कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ठंड की स्थिति, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। और आपका पश्चिम से उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आने पर भी ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। उत्तरी मैदानों में कड़ाके की ठंड पड़ती है फ्रेंड्स। जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका 15 से 18 डिग्री जो है वो न्यूनतम अंकित किया जाता है जनवरी के माह में। जो ग्वालियर है उसका तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है आपका तक चला जाता है ठंड की ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में। तो ये हो गया आपका शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में हम सभी जानते हैं दिसंबर में मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो होता है उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ओके, तो इसका प्रभाव मध्य प्रदेश भी पर भी पड़ता है। उत्तरी मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा के उत्तर में जो मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्तरी मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से होते हुए ये आपका जो है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत के मैदान तक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचते हैं। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिनके कारण उत्तरी भारत के मैदानों पर वर्षा होती है। और ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। रबी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। मुख्य रूप से गेहूं के लिए जो है ये वर्षा बहुत उपयुक्त होती है। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है। इस वर्षा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? मावठ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा को मध्य प्रदेश में मावठ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी मध्य प्रदेश की जलवायु की स्थिति। अगर आपको जलवायु से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं जो हम यहाँ पर नहीं ले पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अब कल हमारी जो है वो मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास रहेगी। और डे आफ्टर टुमारो जो है हम फिर से मध्य प्रदेश प्री 2022 और पटवारी परीक्षा की तैयारी की जो क्लास लेकर के आएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।